वाले में ना। जी सर। ठीक है, सिंपली पहले एक चीज समझिए, कंबशन चैम्बर क्या होता है। कंबशन चैम्बर उसको बोलेंगे जहाँ पे फ्यूल एंड एयर के मिक्सचर को बर्न किया जाएगा, है ना। जी सर। क्लियर हो गया। कंबशन चैम्बर जैसे आपका आईसी इंजन का होता है, ठीक है, जैसे पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, तो वहाँ पे क्या होता है, एयर को सक किया जाता है, देन एयर को कंप्रेस किया जाता है, उसमें डीजल को इंजेक्ट फिर किया सर जाता उसमें है, फ्यूल ठीक दिया है। जाता है सर। देन जी एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर बनता है, देन वो इग्नाइट होता है, ठीक है, एंड कंबशन स्टार्ट होता है, ठीक है। कंबशन कंप्लीट होने के बाद एक कंबस्टिबल प्रोडक्ट बनता है जिसको हम एक गैस बोलते हैं, यहाँ पे हम उसी को गैस बोल रहे हैं, ठीक है। यानी फ्यूल एंड एयर मिक्सचर बर्न होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम गैस बोल रहे हैं, ठीक है। एंड ये हाई प्रेशर टेम्परेचर गैस को टरबाइन के अंदर एक्सपैंड किया जा रहा है टरबाइन को रोटेट करने के लिए। क्लियर हो गया इतना। अब जी कंबशन जी। चैम्बर एंड हीट एक्सचेंजर में क्या डिफरेंस है, देखिए यहाँ पे आपका ये कंबस्टर है, ठीक है। कंबस्टर, ये जो पोर्शन है ये क्या है, कंबस्टर। ओपन साइकिल में हम क्या यूज कर रहे हैं, कंबस्टर, और क्लोज साइकिल में हम क्या यूज कर रहे हैं, हीट एक्सचेंजर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओके सर। दोनों में डिफरेंस समझिए। ओपन साइकिल में कंबस्टर के अंदर डायरेक्टली एयर को सप्लाई किया जा रहा है, उसके अंदर फ्यूल को फ्यूल पंप के थ्रू सप्लाई किया जाएगा, ठीक है। देन वहां पे फ्यूल एंड एयर का मिक्सचर बनेगा एंड देन उसको इग्नाइट किया जाएगा, ठीक है, बर्न करने के लिए। देन कंप्लीट कंबशन होने के बाद जो कंबशन प्रोडक्ट होगा उसका प्रेशर टेम्परेचर वेरी हाई होगा, ठीक है, एंड उस कंबशन प्रोडक्ट को टरबाइन के अंदर एक्सपैंड किया जा रहा है, ठीक है। इस कंबशन प्रोडक्ट को वेरी हाई प्रेशर टेम्परेचर, जो कंबशन प्रोडक्ट है जिसको हम गैस बोल रहे हैं, उस गैस को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, टरबाइन के अंदर एक्सपैंड, टरबाइन के ब्लेड के ऊपर उसको फ्लो कराया जा रहा है। तो जब ये हाई प्रेशर पे कोई गैस फ्लो होगा तो वो टरबाइन प्लेट पे फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तब तो वो बेसिक, घूमने लगे। ठीक है, यहाँ पे बेसिक डिफरेंस क्या हुआ, कंबस्टर जो है वो एक कंबशन चैम्बर है जिसमें हम डायरेक्टली एयर एंड फ्यूल को मिक्स करके बर्न कर रहे हैं। ये समझ में आ गया। यस सर। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्लोज साइकिल वाले में, क्लोज साइकिल वाले में हम कंबशन चैम्बर नहीं यूज कर रहे। मान लीजिए यहाँ पे क्लोज साइकिल में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे हीट जो सप्लाई करना है कंबशन चैम्बर अलग से होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपको इस पे बताता हूँ। हीट एक्सचेंजर सिंपली होता क्या है, हीट एक्सचेंजर पहले समझते हैं। हीट एक्सचेंजर में मान लीजिए ये एक हीट एक्सचेंजर है, ठीक है। इस हीट एक्सचेंजर के अंदर हम डायरेक्टली दो फ्लूइड को मिक्स कर दें, ठीक है, दो फ्लूइड को मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए एक कोल्ड फ्लूइड है, ठीक है, एंड इधर से आ गया आपका हॉट फ्लूइड, एंड दोनों मिक्स होकर क्या होगा, हमें मान लीजिए इसका 100 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे इसका टेम्परेचर है आपका 30 डिग्री सेल्सियस। दोनों मिक्स होने के सर आप बाद, कुछ बता रहे हैं क्या सर, लिख के सर ब्लैक बोर्ड पे कुछ बता रहे हैं क्या? अच्छा शेयर नहीं हुआ क्या, एक मिनट, हाँ, हाँ जी सर, शेयर नहीं हुआ सर अभी तक, वो उसी शेयर हो वही गया वही वाला। सर। ठीक है। अब अभी हुआ सर। ये हीट एक्सचेंजर है, ठीक है, ये समझ में आया। यहाँ से एक हॉट फ्लूइड को हमने इस हीट एक्सचेंजर के अंदर सप्लाई किया और यहाँ पे कोल्ड इधर से सप्लाई किया, दोनों को डायरेक्ट मिक्सिंग कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में ये दोनों फ्लूइड आ रहे हैं। एंड डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से इनके बीच में क्या हो रहा है, हीट एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। एंड हीट एक्सचेंज होने के बाद इसका टेम्परेचर जो होगा ये दोनों के बीच में आ जाएगा। मान लीजिए इधर से 30 डिग्री सेल्सियस पे कोल्ड फ्लूइड सप्लाई किया गया, इधर से 100 डिग्री सेल्सियस पे हॉट फ्लूइड सप्लाई किया गया, तो यहाँ से जो फ्लूइड निकलेगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, 30 से 40 के बीच में होगा, है ना, 30 ज्यादा होगा। 100 के बीच में होगा, है ना। हो सकता है 50 डिग्री सेल्सियस होगा, 60 डिग्री सेल्सियस होगा, वो डिपेंड करेगा किसका कितना अमाउंट है,
तो ये क्या हुआ, ये एक हीट एक्सचेंजर है। हीट एक्सचेंजर सिंपली एक क्या है, समझिए एक क्या बोलते हैं, क्लोज स्पेस है। ठीक है, उसके अंदर आपने दो फ्लूइड को सप्लाई किया, दोनों फ्लूइड डायरेक्ट कांटेक्ट में आया, उनके बीच में हीट एक्सचेंज हुआ, तो इसी को हम हीट एक्सचेंजर बोलेंगे। तो ये हो गया डायरेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर, डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर। अब दूसरा एक हीट एक्सचेंजर होता है जो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहेगा। डायरेक्ट कांटेक्ट उसमें क्या होगा, दोनों फ्लूइड कांटेक्ट में नहीं आएंगे। तो दोनों फ्लूइड अगर कांटेक्ट में नहीं लाना है तो आप क्या कीजिएगा, क्या प्रोविजन है आपके पास, बोलिए क्या प्रोविजन हो सकता है अगर दो फ्लूइड को मुझे कांटेक्ट में नहीं लाना है। तो इसको हम ट्यूब में फ्लो करा सकते हैं। ये ट्यूब है, बहुत सारा ट्यूब, इसमें ऐसे घुमा घुमा कर ऐसे फ्लो करा देंगे, है ना। एंड इसमें मान लीजिए कोल्ड फ्लूइड जो आपका 30 डिग्री सेल्सियस पे था उसको फ्लो कराया जा रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया। एंड इधर से हमने क्या किया, डायरेक्टली हॉट गैस को, यानी यहाँ से हॉट गैस को डायरेक्टली यहाँ पे एक्सपैंड कर दिया गया, हॉट गैस में। ठीक है, ये हॉट गैस जब ये ट्यूब के सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, तो अब देखिए कोल्ड फ्लूइड के डायरेक्ट कांटेक्ट में वो नहीं आ रहा है। हॉट गैस किसके कांटेक्ट में आएगा बताइए, इस ट्यूब के सरफेस के कांटेक्ट, ये ट्यूब है तो ट्यूब के सरफेस के ऊपर हॉट गैस फ्लो होगा एंड ट्यूब के अंदर कोल्ड गैस, कोल्ड फ्लूइड फ्लो हो रहा है। क्लियर हो गया? हेलो, जी सर। ठीक है। यस सर। यहाँ पे जो हॉट गैस है वो क्या करेगा, ट्यूब के सरफेस को हीट कर देगा। अब ट्यूब के अंदर कोल्ड फ्लूइड अगर फ्लो हो रहा है तो हॉट सरफेस से क्या करेगा, हीट गेन करेगा एंड यहाँ पे हमें हॉटर फ्लूइड मिलेगा। मींस यहाँ पे जो भी फ्लूइड 30 डिग्री सेल्सियस पे है उससे ज्यादा टेम्परेचर पे हमें फ्लूइड ट्यूब से बाहर आता हुआ दिखेगा, है ना। हॉटर फ्लूइड हो गया ये। इसका टेम्परेचर क्या होगा, मोर देन, टेम्परेचर विल बी मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस, है ना। क्लियर हो गया? अब ये हॉट गैस यहाँ अंदर तो बना नहीं रहेगा, यहाँ से ये इनलेट रहेगा एंड इधर हम आउटलेट डाल सकते हैं, यहाँ से हॉट गैस बाहर निकल जाएगा। तो ये जो टाइप, ये जो हीट एक्सचेंजर है इसको बोलेंगे हम इनडायरेक्ट कांटेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर। मींस यहाँ पे दो फ्लूइड, एक हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड के बीच में हीट एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहे, इनडायरेक्ट कांटेक्ट में है। एक ट्यूब के अंदर कोल्ड फ्लूइड फ्लो हो रहा है एंड उस ट्यूब के ऊपर हम क्या किए, एक हॉट गैस को फ्लो करा दिए। तो यहाँ पे हीट एक्सचेंज हुआ दोनों फ्लूइड के बीच में, बट ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट में रहे। ठीक है, एंड इस तरह से हमें ये कोल्ड फ्लूइड को हमने हीट भी कर दिया। ठीक है, अब ये हॉट गैस आएगा कहाँ से, तो ये हॉट गैस का यहाँ पे डिस्कशन नहीं किया है क्लोज साइकिल में। हॉट गैस हो सकता है कंबशन चैम्बर में डेवलप किया जाएगा, है ना। इधर एक कंबस्टर होगा एंड उस कंबस्टर में क्या किया जाएगा, एयर एंड फ्यूल के मिक्सचर को बर्न किया जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे हॉट गैस जो जनरेट होगा उस हॉट गैस को इसके अंदर सप्लाई किया जाएगा, इस हीट एक्सचेंजर के अंदर। समझ में आया? जी सर। ठीक है, अब मान लीजिए आपको अगर कोल्ड, ये जो हॉट गैस है, एक दूसरा, एक तो ऊपर हो गया कंबस्टर को रिप्लेस करके इसमें क्या किया है, कंबस्टर को रिप्लेस करके एक हीट एक्सचेंजर यूज किया है। अब डायग्राम में दिखाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे ये जो कंबस्टर था उस कंबस्टर को रिप्लेस करके, यहाँ पे देखिए कंबस्टर था, ये कंबस्टर है, इस कंबस्टर को रिप्लेस करके क्या किया गया, यहाँ पे एक हीट एक्सचेंजर लगाया गया। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए नीचे में भी एक हीट एक्सचेंजर लगाया है, ये वाला हीट एक्सचेंजर। अब ये हीट एक्सचेंजर क्यों लगाया, तो इसको क्लोज साइकिल बनाना है ना। पहला वाला साइकिल जो है ओपन साइकिल है, तो जो गैस टरबाइन से जो एग्जॉस्ट निकल रही है उसको हम डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में छोड़ दे रहे हैं, सराउंडिंग में छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, वो ओपन साइकिल हो गया। लेकिन यहाँ पे जो गैस टरबाइन से जो गैस निकलेगा, एग्जॉस्ट गैस जो निकलेगा, उसको फिर से कूल करके हमें कॉम्प्रेस करके उसी फ्लूइड को कंटिन्यूअसली सप्लाई करना है। मींस हम बाहर से फिर से फ्रेश एयर को सक नहीं करेंगे। ओपन साइकिल में यहाँ सराउंडिंग से एयर को लिया जा रहा है, यहाँ पे सराउंडिंग से एयर को नहीं लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाएगा, आपको जो फ्लूइड
एक बार इसमें भर दिया गया, मान लीजिए इस साइकिल में एक एयर को फिल कर दिया गया, ठीक है, जो भी उस फ्लूइड को, उसी फ्लूइड को कंटिन्यूअसली इस साइकिल में रोटेट किया जाएगा, मींस वो बाहर से कोई फ्लूइड नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे एयर को आपने सप्लाई किया, क्लीन एयर को सप्लाई किया, ठीक है, क्लीन एयर सप्लाई किया, कॉम्प्रेस किया, फिर उसको हीट किया, फिर उस हॉट एयर को हमने टरबाइन के ऊपर एक्सपैंड किया, फिर से जो टरबाइन से एयर बाहर आएगा वो क्लीन ही रहेगा क्योंकि किसी के साथ मिक्स नहीं हो रहा है, ठीक है। जब वो फ्यूल के साथ यहाँ पे कंबस्टर में क्या था, फ्यूल एंड एयर को मिक्स करके बर्न किया जा रहा था, तो वहां पे क्या हो गया, कंबशन प्रोडक्ट जो बना उसमें फ्यूल का यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स, ये सब आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्लीन एयर अगर इस साइकिल में आप सप्लाई कर रहे हो तो वो हमेशा क्लीन ही रहेगा क्योंकि वो किसी भी अदर फ्लूइड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, सिर्फ उसी एयर को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे इस हीट एक्सचेंजर में उसको कूल कर रहे हैं। समझ में आया? मीन्स एक ही फ्लूइड को, एक ही गैस को हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली एक साइकिल में फ्लो करा रहे हैं। वो कंप्रेसर से जा रहा है कहाँ पे, हीट एक्सचेंजर में, देन उसके बाद गैस टरबाइन में जा रहा है, फिर से हीट एक्सचेंजर में जा रहा है, फिर उसके बाद कंप्रेसर में जा रहा है, फिर से कंप्रेसर उसको कंप्रेस कर देगा, फिर हीट एक्सचेंजर में जाएगा। इस तरह से वही गैस कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस समझ में आया। अब यहाँ पे नीचे वाला जो हीट एक्सचेंजर है, इसका काम है ये जो हॉट गैस जो बाहर आएगा टरबाइन से, हॉट एग्जॉस्ट गैस, उसको आपको कूल करना है, क्योंकि कूल नहीं करेंगे तो क्या होगा, कॉम्प्रेसर का वर्क डन बढ़ जाएगा, है ना। हॉट गैस को अगर आप कॉम्प्रेस करेंगे तो हॉट गैस को कॉम्प्रेस करने के लिए कॉम्प्रेसर ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, इसीलिए क्या किया जाता है, यहाँ पे इसको कूल किया जाता है ना। जो हॉट गैस है उसको कूल कर लिया गया, नॉर्मल टेम्परेचर पे ला दिया गया, फिर नॉर्मल टेम्परेचर वाले गैस को कॉम्प्रेसर कॉम्प्रेस करेगा, तो उसके लिए पावर रिक्वायरमेंट जो होगी वो कम होगी, ठीक है। आप डायरेक्टली इसी हॉट गैस को कॉम्प्रेसर में सप्लाई कर देते तो पावर कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इफिशियंसी सिस्टम की बढ़ानी है। तो इफिशियंसी बढ़ाने के लिए आपको कोई तो ऐसा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा जिससे कम से कम पावर कंज्यूम हो और ज्यादा से ज्यादा पावर प्रोड्यूस हो, ठीक है। तो कंप्रेसर का पावर कंजम्पशन को रिड्यूस करना है, टरबाइन के पावर आउटपुट को इंक्रीज करना है। एंड अगर आउटपुट इंक्रीज होगा एंड इनपुट डिक्रीज होगा तो इससे क्या होगा, आपका इफिशियंसी बढ़ेगा, है ना। आपको शार्प पावर देखिए, शार्प पावर जो टरबाइन डेवलप कर रहा है वो क्या है, टरबाइन पावर माइनस कॉम्प्रेसर पावर। कॉम्प्रेसर पावर को माइनस क्यों लिया गया है, क्योंकि कॉम्प्रेसर पावर कंज्यूम कर रहा है एंड टरबाइन पावर प्रोड्यूस कर रहा है। तो मान लीजिए WC जितना कम हो उतना ज्यादा WS आएगा, क्योंकि WT तो चलो फिक्स है। तो WC को अगर आप रिड्यूस कर देते हो तो शार्प पावर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स आउटपुट आपका इंक्रीज हो गया। और इनपुट कहाँ पे दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं इस हीट एक्सचेंजर में, है ना। यहाँ पे हीट एक्सचेंजर में, देन यहाँ पे हीट एक्सचेंजर में, दोनों हीट एक्सचेंजर में इनपुट दिया जा रहा है। तो ये इनपुट से डिवाइड कर देंगे ये WS को, तो इसकी एफिशिएंसी निकल जाएगी। बोलिए, अब इसमें कोई डाउट है हीट एक्सचेंजर एंड कंबस्टर में? नहीं ना, आगे बढ़े। जी सर। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग को कवर करना है, ये आपके लिए यानी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्राइटन साइकिल, ठीक है। ब्राइटन साइकिल का डेरिवेशन आएगा एग्जाम में एंड इस पे न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। तो ये अच्छे से करना है। अभी तक जो आपने किया वो थियरी पार्ट था, अब यहाँ से डेरिवेशन एक आएगा, इसका इफिशियंसी का डेरिवेशन, एंड देन उसके बाद न्यूमेरिकल उस पे पूछे जाएंगे ब्राइटन साइकिल पे। जैसे आपका रैंकिन साइकिल था, रैंकिन साइकिल किसके लिए यूज होता है, स्टीम टरबाइन के लिए, मीन्स स्टीम टरबाइन जो ऑपरेट होती है वो रैंकिन साइकिल पे ऑपरेट होती है। एंड ब्राइटन साइकिल किसके लिए होता है, गैस टरबाइन के लिए, ठीक है। तो गैस टरबाइन, कोई भी गैस टरबाइन ब्राइटन साइकिल पे वर्क करता है। अब हम समझेंगे कि ब्राइटन साइकिल आखिर है क्या, ठीक है। तो ब्राइटन साइकिल में देखिए,
पहले ये कंपोनेंट देखिए, ओपन साइकिल के लिए यहाँ पे एनालिसिस किया गया है। तो ये ओपन साइकिल गैस टरबाइन है। मेन 3 कंपोनेंट है, क्या क्या है? कंप्रेसर, कंबस्टर एंड टरबाइन, ठीक है ना। ये 3 मेन कंपोनेंट हो गए। तो ये तीनों कंपोनेंट में क्या क्या फंक्शन हो रहा है, कौन सा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है, उसको रिप्रेजेंट करना पीवी एंड टीएस डायग्राम पे, ठीक है। तो इससे हमें ब्राइटन साइकिल क्लियर हो जाएगा। तो ब्राइटन साइकिल में क्या होता है, ये जो कंप्रेसर एयर को कंप्रेस कर रहा है, ठीक है, एयर को कंप्रेस कर रहा है, ये जो प्रोसेस होगा ये क्या होगा? कंप्रेशन प्रोसेस। बट कौन सा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आप लोग बहुत सारा जानते हो। आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, आइसोबारिक प्रोसेस होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है ना। ये सब आप लोग जानते हो, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हो, ठीक है। आइसोथर्मल में कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, आइसोबारिक में कांस्टेंट प्रेशर होता है, देन आइसोकोरिक में कांस्टेंट वॉल्यूम होती है, देन एडियाबेटिक में हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग नहीं होती है, ठीक है। एंड अगर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस हो तो उसको क्या बोलते हैं हम? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। सो ड्यूरिंग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एंट्रोपी विल बी कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंप्रेसर में प्रोसेस होगा, इसको हम यहाँ पे अजम्पशन लेते हैं कि ये जो प्रोसेस होगा ये क्या होगा? एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन प्रोसेस होगा। अब रिवर्सिबल एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? रिवर्सिबल एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन प्रोसेस मीन्स ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। मीन्स आप बोल सकते हो कि 1 to 2 प्रोसेस जो कंप्रेसर के अंदर हो रहा है वो कौन सा प्रोसेस है? रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, या इसी को हम बोलेंगे आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन प्रोसेस है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब मान लीजिए ये कंप्रेसर एटमॉस्फेयर से एयर को सक कर रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इनलेट प्रेशर क्या हो गया? P1 क्या हो जाएगा? इनलेट प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब कंबस्टर में अगर मुझे 20 बार पे एयर को सप्लाई करना है, तो ये कंप्रेसर क्या करेगा? एयर को कंप्रेस करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 20 बार तक, मीन्स उस एयर को कंप्रेस करके उसका प्रेशर राइज कर देगा 20 बार तक, है ना। उस 20 बार को हम क्या बोलेंगे? P2 प्रेशर। मीन्स कंप्रेसर का जो आउटलेट होगा उसका प्रेशर कितना होगा? कंप्रेस्ड गैस का, कंप्रेस्ड एयर का प्रेशर होगा P2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पीवी डायग्राम में आपको P1 दिखाया गया है, 1 पॉइंट है ये, 1 से 2 तक, है ना। 1 से 2 तक ये कंप्रेशन प्रोसेस है। आपको पता है कंप्रेशन प्रोसेस में क्या होता है? वॉल्यूम इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है। यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, डिक्रीज हो रहा है ना। ग्राफ में पीवी डायग्राम में देखिए डिक्रीज हो रही है या नहीं? यस सर। हाँ, तो डिक्रीज हो रही है। ओके, देन कंबशन जो कंबस्टर है, कंबशन चैम्बर है, उसके अंदर क्या होगा? इस कॉम्प्रेस्ड एयर एंड फ्यूल को मिक्स किया जाएगा, ठीक है। कॉम्प्रेस्ड एयर एंड फ्यूल मिक्स होने के बाद क्या होगा? हीट जनरेट होगी एंड उससे गैस का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 20 बार पे आपने गैस एयर को सप्लाई किया था, उसके अंदर फ्यूल को मिक्स किया गया, mf अमाउंट ऑफ फ्यूल मिक्स किया गया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए m अमाउंट ऑफ एयर को सप्लाई किया गया, यहाँ mf अमाउंट ऑफ फ्यूल को मिक्स किया गया एंड दोनों को मिक्स करने के बाद इग्नाइट किया गया। तो यहाँ कंबशन हुआ, कंबशन होने से हीट जनरेट हुआ एंड हीट से क्या हुआ? कॉम्प्रेस्ड एयर का टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है। तो देखिए टीएस डायग्राम में 1 to 2 प्रोसेस क्या दिखाया गया है? 1 to 2 प्रोसेस इज आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन। आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन का मीनिंग क्या हुआ? इंट्रोपी इज कांस्टेंट, मींस 1 and 2 की इंट्रोपी कांस्टेंट, इसीलिए इसको क्या लिया गया है? वर्टिकल लाइन, क्योंकि एक्स एक्सिस पे आपको इंट्रोपी लिया गया है, एस इज इंट्रोपी एंड टी इज टेम्परेचर, है ना। तो 1 to 2 प्रोसेस इज आइसेंट्रोपिक, मींस 1 and 2 की इंट्रोपी कांस्टेंट होगी। तो कांस्टेंट कैसे दिखाएंगे? वर्टिकल लाइन से दिखाएंगे।
ठीक है। यस सर, व्हाट कलर? 2 to 3 प्रोसेस, 2 to 3 प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है? कंबशन चैम्बर के अंदर। कंबशन चैम्बर के अंदर क्या किया गया? प्रेशर बढ़ाया गया क्या? नहीं। कॉम्प्रेस्ड एयर का प्रेशर नहीं बढ़ाया गया, सिर्फ एयर एंड फ्यूल को मिक्स करके बर्न किया गया है, उससे हीट जनरेट हुआ है। एंड हीट जनरेट होने की वजह से इस गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस 2 to 3 प्रोसेस जो कैरी होगा, ये कांस्टेंट प्रेशर पे कैरी किया जाएगा। ठीक है, मीन्स इसके अंदर कंबशन चैम्बर के अंदर प्रेशर जो होगा ये कांस्टेंट प्रेशर होगा। तो 2 to 3 प्रोसेस क्या हो गया? आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक हीट एडिशन प्रोसेस, या इसको हम बोल सकते हैं हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, या हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो 2 to 3 प्रोसेस में हीट ऐड हो रहा है। कैसे ऐड हो रहा है? फ्यूल एंड एयर के मिक्सचर को बर्न करके हीट को ऐड किया जा रहा है। ठीक है, अब टीएस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे हीट ऐड हुआ 2 to 3 में, तो क्या हो जाएगा? प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा। ये जो लाइन है ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। ठीक है, और ये भी लाइन क्या है? कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। ठीक है, टीएस डायग्राम में ये जो इंक्लाइन लाइन आपको दिख रही है ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो कांस्टेंट प्रेशर पे ही 2 and 3 सेम प्रेशर पे रहेगा, P2 इज इक्वल टू P3। बट टेम्परेचर देखिए, T2 का टेम्परेचर कम है एंड T3 का टेम्परेचर ज्यादा हो गया। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? 2 and 3 का प्रेशर सेम रहेगा, बट यहाँ पे हीट को ऐड किया गया, उससे गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो T3 विल बी मोर देन T2। ठीक है, अब क्या किया गया? ये हॉट जो गैस है, हॉट गैस एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, इस गैस को टरबाइन ब्लेड के ऊपर फ्लो कराया जाएगा। उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन प्रोसेस, मींस गैस को एक्सपैंड किया जाएगा। ठीक है, तो गैस को जब एक्सपैंड कीजिएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। कहाँ तक प्रेशर लो होगा? तो इस गैस को हमें एग्जॉस्ट कराना है, फिर से सीधे एटमॉस्फेयर में छोड़ देना है। मींस बीर 20 बार से यहाँ पे प्रेशर कितना है? 20 बार। एंड फाइनली इसको हमें एग्जॉस्ट कराना है एटमॉस्फेयर में, मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये 20 बार से फिर से क्या हो जाएगा? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आ जाएगा। ठीक है, तो इतना जब प्रेशर डाउन होगा तो गैस जो फ्लो होगा टरबाइन ब्लेड के ऊपर, वो एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, मींस फोर्स अप्लाई करेगा, एंड उसकी वजह से क्या होगा? टॉर्क जनरेट होगा एंड टरबाइन रोटेट करना चालू कर देगा। टरबाइन रोटेट होगा तो जो टरबाइन का शाफ्ट है वो रोटेट होने लगेगा। उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हुआ। मैकेनिकल एनर्जी मींस इसी को बोला जाएगा शाफ्ट पावर जनरेट हुआ। मींस टरबाइन क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करता है या मैकेनिकल पावर जनरेट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? शाफ्ट पावर। ठीक है, अब ये टरबाइन जब रोटेट होने लगेगा तो इसी का कुछ अमाउंट पावर कंज्यूम होगा कंप्रेसर को ऑपरेट करने में। मींस कंप्रेसर एंड टरबाइन दोनों एक ही शाफ्ट पे माउंटेड रहेंगे। ठीक है, तो इसका कुछ अमाउंट जो है, मान लीजिए WC अमाउंट कंप्रेसर ने कंज्यूम कर लिया। ठीक है, एंड WT अमाउंट पावर जनरेट हुआ। WT अमाउंट जो है ये पावर जनरेट किया टरबाइन ने। तो WT माइनस WC ये हमें फाइनली आउटपुट मिलेगा, जिसको हम शाफ्ट पावर बोलेंगे। क्लियर? WT माइनस WC इज शाफ्ट पावर। एंड ये जो एक्सपेंशन प्रोसेस हुआ है टरबाइन के अंदर, ये कौन सा प्रोसेस होगा? एडियाबैटिक रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। मींस इसमें भी क्या होगी? एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। सो 3 to 4 एंट्रोपी विल बी कांस्टेंट। समझ में आया? 3 and 4 की एंट्रोपी, ये एक्सपेंशन प्रोसेस है टरबाइन के अंदर। ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इसी को पीवी डायग्राम में हम कैसे दिखाएंगे? तो 3 to 4 एक्सपैंड हो रहा है, गैस एक्सपैंड हो रहा है, मीन्स उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी। तो 3 का देखिए वॉल्यूम कम है एंड 4 की वॉल्यूम ज्यादा है। तो यहाँ पे 3 to 4 एक्सपेंशन प्रोसेस है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो 1 to 2 is adiabatic compression, 2 to 3 is constant pressure heat addition, and 3 to 4 is adiabatic expansion। ठीक है, जो टरबाइन के अंदर हो रहा है। एंड 4 to 1 क्या होगा?
एग्जॉस्ट गैस अपना हीट रिजेक्ट कर देगा सराउंडिंग में एट कांस्टेंट प्रेशर, मीन सराउंडिंग प्रेशर पे। ठीक है, तो 4-2-1 क्या हो गया, हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो ये चारों का नाम हम देंगे। हेलो, ब्राइटन साइकिल समझ में आया सबको? कुछ पूछना है ब्राइटन साइकिल में आप लोग को? हेलो, आप लोग सुन रहे हैं? जी सर। ठीक है, ये ब्राइटन साइकिल अब मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, आप लोग ध्यान में आ जाएगा। ये ब्राइटन साइकिल में ये देखिए, ये प्रेशर है एंड इधर हम क्या लेंगे, वॉल्यूम। इसको बोलेंगे पीवी डायग्राम। ठीक है, ये एक पीवी डायग्राम है। हमें दोनों पूछ सकता है, पीवी डायग्राम एंड टीएस डायग्राम दोनों पूछा जाएगा एग्जाम में। डिराइव करने के लिए बोलेगा तब भी आपको पीवी टीएस दोनों डायग्राम ड्रॉ करना है। तो मान लेते हैं ये 1 है, 1 पॉइंट है। 1 पॉइंट से एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन होगा। पीवी डायग्राम में ये कॉम्प्रेशन प्रोसेस मींस यहाँ पे वॉल्यूम V1 एंड ये 0.2 है। ठीक है, तो ये देखिए क्या हो रहा है, V2। सो V1 इज ग्रेटर देन V2 मींस 1 से 2 तक कॉम्प्रेस किया गया है। इसको बोला जाएगा एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन मींस PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। एडियाबेटिक प्रोसेस आपको पता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, बताइए। आइसोथर्मल प्रोसेस का इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, एंड एडियाबेटिक प्रोसेस का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी प्रोसेस एडियाबेटिकली हो रही है तो उसका क्या होता है, PV गामा PV गामा यस इक्वल टू कांस्टेंट कांस्टेंट। कांस्टेंट। ठीक है ना, गामा क्या है, ये एडियाबेटिक इंडेक्स होता है। गामा की वैल्यू डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होती है। आइडियल वैल्यू 1.4, ठीक है, 1.4 जनरली हम लेते हैं, अदरवाइज मेंशन किया रहेगा एग्जांपल में, वो वैल्यू लेंगे। ठीक है, देन 2 to 3 प्रोसेस क्या हो रहा है, 2 to 3 प्रोसेस इज कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या हुआ, हीट ऐड हुआ, हीट को Q से डिनोट कर रहे हैं, हीट को ऐड किया गया, तो ये P2 इज इक्वल टू P3, P2 इज इक्वल टू P3, है ना। उसके बाद क्या हो रहा है, एक्सपेंशन प्रोसेस, तो एक्सपैंड होगा ये टरबाइन के अंदर, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। अगेन ये भी फॉर्मूला क्या होगा, PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये 4 पॉइंट हो गया एंड देन फाइनली एग्जॉस्ट, गैस को एग्जॉस्ट कर दिया गया एटमॉस्फेयर में एट कांस्टेंट प्रेशर। सो P1 इज इक्वल टू P4। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, Q रिजेक्ट हुआ। ठीक है ना, यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो जाएगा। सो 2 to 3 प्रोसेस में हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, 4 to 1 प्रोसेस इज हीट रिजेक्टेड एट कांस्टेंट प्रेशर, 1 to 2 प्रोसेस इज एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन बोलिएगा, एंड 3 to 4 प्रोसेस इज रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ये टरबाइन के अंदर हो रहा है, ये वाला प्रोसेस कंप्रेसर के अंदर हो रहा है, ये वाला प्रोसेस कंबस्टर के अंदर हो रहा है ना। समझ में आ गया। इसी का टीएस डायग्राम कैसे ड्रॉ कीजिएगा, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसमें कांस्टेंट प्रेशर लाइन इस तरह से होती है। ठीक है, ये जो लाइन आप ड्रॉ करते हैं टीएस डायग्राम में, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती है। तो मान लीजिए अभी 1 पॉइंट यहाँ पे है, 1.1 to 2 एडियाबेटिक एक्सपेंशन कॉम्प्रेशन, तो ये क्या होगा, S1 इज इक्वल टू S2। एंट्रोपी आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन भी इसको बोला जाता है,
देन यहाँ पे 2 to 3 में हीट एडिशन होगा, उससे टेम्परेचर ऑफ गैस बढ़ जाएगा, देन उसको टरबाइन के अंदर एक्सपैंड किया जाएगा कांस्टेंट एंट्रोपी, ठीक है। तो S3 इज इक्वल टू S4, ठीक है ना, S3 इज इक्वल टू S4 एंड देन ये हीट रिजेक्शन प्रोसेस है, यहाँ पे हीट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो पीवी एंड टीएस डायग्राम समझ में आ गया आप लोग को? आगे बढ़े? ओके सर। ठीक है, तो आगे का अब इसका एक्सप्रेशन देखते हैं, इसकी इफिशियंसी निकालनी है हमें। ठीक है, यहाँ पे कुछ एजम्पशंस लिए गए हैं। वर्किंग फ्लूइड इज एयर विच बिहेव लाइक आइडियल गैस, मींस एयर को यहाँ पे वर्किंग फ्लूइड एयर है एंड उसको हम आइडियल गैस इसलिए अज्यूम कर रहे हैं कि आप परफेक्ट गैस लॉ जो है वो अप्लाई कर सको, पीवी इज इक्वल टू एमआरटी। तो एजम्पशन लिया जाता है, जो इक्वेशन है, जो डेरिवेशन है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, अदरवाइज डेरिवेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे एयर को आइडियल गैस अज्यूम किया गया है ताकि आप आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर सको। ऑल प्रोसेस आर रिवर्सिबल एंड देयर इज नो अनइंटेंडेड हीट लॉस, मींस कोई हीट लॉस नहीं हो रहा है एंड ऑल प्रोसेस जो है, ऑल प्रोसेस आर रिवर्सिबल, मींस यहाँ पे जो भी प्रोसेस है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, जबकि रिवर्सिबल प्रोसेस अचीव करना वेरी डिफिकल्ट वर्क है। लेकिन अगर इरिवर्सिबल आप मानिएगा तो फिर वेरी डिफिकल्ट हो जाएगा इसका डेरिवेशन। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए रिवर्सिबल प्रोसेस अज्यूम किया गया है, ठीक है, एंड कोई हीट लॉस नहीं हो रहा है ऐसा अज्यूम किया गया है। देन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल है, मींस यहाँ पे जो भी प्रोसेस हो रहा है उसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गैस, उसको नेग्लिजिबल माना गया है। देयर इज नो प्रेशर लॉस ड्यूरिंग इंडक्टिंग, मींस डक्ट जो है, जो पाइपिंग है, उसके अंदर कोई प्रेशर लॉस नहीं हो रहा है। स्पेसिफिक हीट डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर, जबकि स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पेसिफिक हीट पे इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर से इफेक्टेड नहीं होगा ऐसा एजम्पशन लिया गया है। देन मास ऑफ फ्यूल इज नेग्लेक्टेड, तो यहाँ पे जो भी मास है कांस्टेंट मास लिया जा रहा है कि मास ऑफ फ्यूल विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज वेरी स्मॉल, तो उसको निग्लेक्ट कर दिया गया, ठीक है। अब साइकिल को जो है ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, इसी को रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस बोलिए या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलिए। यहाँ पे गैस को आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस किया जाएगा 1 to 2 में, देन पीवी रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। देन हीट एडिशन प्रोसेस 2 to 3 हीट एडिशन प्रोसेस है जो कंबस्टर के अंदर हो रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर। देन आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस है 3 to 4, हॉट गैस को एक्सपैंड किया जाएगा टरबाइन के अंदर आइसेंट्रोपिकली, ठीक है। एंड देन हीट रिजेक्टेड प्रोसेस है 4 to 1, जिसको एग्जॉस्ट गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, समझ में आया? अब थर्मल इफिशियंसी, हमें इसका थर्मल इफिशियंसी या इसी को एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी भी बोलते हैं। तो ये हमें डेरिवेशन आ सकता है एग्जाम में, ये डेरिवेशन समझ कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। पहला हमने मान लिया कि मास ऑफ एयर फ्लो, मीन्स यहाँ मास ऑफ फ्यूल को नेग्लेक्ट कर दिया गया है, तो सिस्टम के अंदर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो सिर्फ एयर फ्लो हो रहा है ऐसा अज्यूम किया गया है। एंड यहाँ पे जो एयर फ्लो हो रहा है उसका मास है m, ठीक है। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई किया गया है, ठीक है। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होता है, जितना हीट आपने सप्लाई किया है माइनस उससे जो पावर प्रोड्यूस हुआ है, Q माइनस W, हीट सप्लाइड माइनस पावर प्रोड्यूस, ठीक है, या पावर कंज्यूम्ड, एंड हीट सप्लाइड या हीट रिजेक्टेड यहाँ पे लिया जाता है। Q इज हीट सप्लाइड और हीट रिजेक्टेड, W इज पावर प्रोड्यूस और पावर कंज्यूम, एंड मास है ये मास ऑफ फ्लूइड जो सिस्टम में फ्लो हो रहा है। डेल्टा H है चेंज इन एंट्रोपी, इंथैल्पी, H इज स्पेसिफिक इंथैल्पी, है ना। तो डेल्टा H इज specific enthalpy, means change in specific enthalpy. Delta KE is change in kinetic energy and delta PE is change in potential energy, ठीक है। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ये थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग पढ़े होंगे।
ठीक है, तो Q इज हीट सप्लाइड और हीट रिजेक्टेड। हीट सप्लाइड होगा तो पॉजिटिव लिया जाएगा, हीट रिजेक्टेड होगा तो नेगेटिव लिया जाएगा। पावर प्रोड्यूस होगा तो पॉजिटिव लेंगे, पावर कंज्यूम होगा तो नेगेटिव लिया जाएगा। समझ में आ गया? हेलो हेलो, यस सर। ठीक है। देखिए, सिस्टम को अगर हीट सप्लाई किया जा रहा है तो Q विल बी पॉजिटिव, एंड सिस्टम से हीट रिजेक्ट हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? Q इज नेगेटिव। वैसे ही सिस्टम अगर पावर प्रोड्यूस कर रहा है तो पावर प्रोड्यूस कर रहा है, कौन पावर प्रोड्यूस कर रहा है? टरबाइन। तो टरबाइन का W लिया जाएगा पॉजिटिव, बट कॉम्प्रेसर पावर कंज्यूम कर रहा है तो कॉम्प्रेसर का जब हम निकालेंगे तो वहां पे W क्या हो जाएगा? नेगेटिव। देन ये चेंज इन इंथैल्पी है, मास, चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, आप लोग 10 मिनट के लिए और ज्वाइन हो जाइएगा इसी लिंक के थ्रू, अभी टाइम खत्म अगर हुआ तो, क्योंकि इस पोर्शन को कंप्लीट कर देते हैं आज। ठीक है, सेम लिंक के थ्रू आप लोग 10 मिनट के लिए ज्वाइन हो जाइएगा। अरे यार सर, दोबारा अटेंडेंस बना लेंगे। क्या क्या? हेलो, अटेंडेंस कर लीजिए। ओ सर, अटेंडेंस कर। बोल रहे हैं कि जो लिंक शेयर किया हुआ है उसी लिंक पे फिर से ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है ना? 10 मिनट में ही हम लोग इसका डेरिवेशन कर लेंगे, तो इसीलिए बता रहा हूँ। एंड फिर उसके बाद कंपोजिट मटेरियल का लेक्चर रहेगा, ठीक है? ओके, तो ये स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में किसी को डाउट है? स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन देखिए, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन स्क्रीन शेयर हुआ ना? जी सर। Q minus W is equal to mass of fluid flowing through the system, ये है डेल्टा H चेंज इन इंथैल्पी प्लस डेल्टा KE चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा PE चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, एजम्पशन में पहले ही लिया हुआ है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट जीरो है ये, ठीक है ना? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये एजम्पशन हमने पहले ही लिया है। एजम्पशन में ये दोनों वैल्यू क्या है? नेग्लिजिबल है, ठीक है? अब इसको हम मान लीजिए टरबाइन के लिए, अब पहले कॉम्प्रेसर के लिए अप्लाई कीजिए, ठीक है? कॉम्प्रेसर के लिए, तो कॉम्प्रेसर के लिए क्या लिखिएगा? क्यू उसमें क्या हो रहा है? कॉम्प्रेसर के अंदर हीट सप्लाई या रिजेक्ट हो रहा है क्या? नहीं, एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन या आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन में हीट क्या होता है? हीट ट्रांसफर विल बी जीरो, ठीक है? एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम सराउंडिंग इज जीरो, एंड W होगा यहाँ पे, W हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि ये पावर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है ना? एंड देन ये दोनों तो ऑलरेडी जीरो है, एंड m तो मास ऑफ एयर है फ्लोइंग थ्रू द सिस्टम, एंड देन डेल्टा H, तो डेल्टा H क्या हो जाएगा? 1 to 2 प्रोसेस है, तो इसको आप लिखेगा H2 minus H1, ठीक है ना? 1 to 2 प्रोसेस, ये कॉम्प्रेसर का प्रोसेस है ये वाला, तो 1 to 2 प्रोसेस के लिए क्या लिखेंगे? H2 minus H1,